कितना ही कॉन्सेप्ट पढ़ लो, अकाउंट का कॉन्सेप्ट से इतना क्लैरिटी नहीं मिलती जब तक अपन क्वेश्चन नहीं करते। मतलब फाउंडेशन के जो 3 सब्जेक्ट्स है ना, उन तीनों सब्जेक्ट्स में लॉ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन कम करो तो एक बार को चल जाए। लेकिन बाकी तीनों सब्जेक्ट जो इको, मैथ्स और अकाउंट्स है, उसमें तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करो उतना बढ़े। फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, ट्वेल्थ की बात नहीं कर रहा। फाउंडेशन में क्या ऑप्शन है? वो भाई क्या बोल रहा है? अच्छा ऑप्शनल, अच्छा वैसे बोलना। हाँ मतलब एमसीक्यू, मुझे लगा ऑप्शनल मतलब छोड़ना थोड़ी। हाँ एमसीक्यू है ऑब्जेक्टिव टाइप। नहीं लेकिन वो अपना अपना बब्बे को जितना सिंपल है नहीं। आइए सर आपका इंतजार था मैम सर। दुनिया का चला गया। अच्छा है वैसे। अरे एक से पहले पास में खड़ी हुई थी, मैं फोन में से लिया तो तुमने मेरे चैट जीपीटी ना कुछ तो तुमने भाई देख मेरी बात सुन। तो चीटिंग करने का तो कोई पॉइंट नहीं बनता ना। जब अपन एसक्यूएल दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं ना कि अपना खुद का लेवल पता लगे। तो ये चीटिंग करने का तो कोई मतलब है ही नहीं। क्या करोगे चीटिंग करके? इसको फिर मैं बोल दूं घर से लिख के ले आओ, तो उसमें होगा क्या? मतलब कोई मेडल थोड़ी मिलने वाला। तो बिल्कुल दिल से सही है मैंने अच्छा अच्छे मतलब मेरे को उम्मीद थी वो ऐसे अच्छा है। मेरे को तो ये सब तूने फिर भी ठीक लिख दिया। मैंने तो मन से कुछ भी लिख दिया नहीं कुछ भी तो बिल्कुल 7 नंबर ही आएगा। हाँ, कोई ज्यादा भी अच्छे नहीं आए। नयन के अच्छा आ गए। नयन चैट जीपीटी में ऐसे लिख रहा हूँ काम कर रहा था चैट जीपीटी डाल। अरे सब तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है यार। चैट जीपीटी के बाद भी तेरा चैट जीपीटी ज्यादा लेके आ भाई। 30 मार्क्स तू कब देगी अकेले? तो उम्मीद है थोड़ी सी मेरे को भी। यार इतने भी कैसे आ गए मेरे को समझ नहीं आ रहा सब वो जितना कैसे कर रहा है पूरी बोल रहा हूं कोई नहीं लगा। यहाँ जो बड़ा अच्छी वाली एक ही बार मैंने बोली थी कि चौबीस भी साथ आ गए मेरे तो 7 तो बहुत कम नंबर है। पास वही तो बोल रहा है कि मैंने लिखा भी कुछ नहीं किया मैं कुछ भी लिख दिया मेरे करते सोच के निकला था तो आराम से तो बेटा मतलब अपनी हालत तो बहुत खराब है इस हिसाब से। तो अच्छे खासे में रहे तो अपनी हालत तो खस्ता है ना इस हिसाब से। क्योंकि अपनी एग्जाम अभी 4-5 दिन बाद ही आ रही है और तुम ऐसा करोगे टेस्ट में तो कैसे चलेगा? सर आप लोग नोट्स भी तो नहीं दिए थे और नहीं आते खुद हम लेंगे सर आप नोट्स भी नहीं मुझे आपने गलती मुझे आपने प्रिंटेड नोट दिया ना 10 पेज की और आपने जो हैंड रिटन दिया वो 6 पेज का फर्क है जिसमें तो उसमें गैप भी उसमें तो गैप भी लाइन से लिखा फर्क भी तो फर्क कितने छोटे बन गए सुनो मेरी बात। चैप्टर नंबर 2 निकालो। चैप्टर नंबर 2 के नोट्स निकालो। शुरू कर रहे हैं अपन। हाँ लिखवा लिखवा के ही करूंगा मैं। यही यही सबसे सही तरीका है। लिखवा लिखवा के ही करना पड़ेगा मेरे को। देख मैंने है वो वाले नोट्स तो दिए प्रिंट वाले। अब प्रिंट वाले जो नोट्स हैं वो ऐसा तो है नहीं कि वो सीधे छाप के ले आया। वो उसमें भी इजी लैंग्वेज ही है। समझना मेरी बात को। जो मैं नोट्स देता हूँ कायदे से वही इजी लैंग्वेज वाले नोट्स हैं। तो अगर आप वही पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो हैंड रिटन तो थोड़ा एडिशनल है। मतलब अगर आप सिर्फ जो मैंने नोट्स दिए वो भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा ना आपका। तो वो भी पढ़ना है। मतलब क्या है कि जो मैं लिखवा रहा हूँ वो साथ में रखना। लेकिन ऐसा नहीं कि जो मैं लिखवा रहा हूँ वही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। वो क्योंकि मेन नोट जो है ना वो प्रिंटेड वाले वो काम के हैं।
अरे अरे सर। हाँ जी। तो एक काम करो, अपने जो नोट्स हैं वो निकालो। क्या यार, याद है तो हैंड रिटन कम है ना बेटा, उसमें शॉर्ट में लिख रखा है मैंने। अरे यार, मैंने सोचा था कि ट्वेल्थ वाले ज्यादा समझदार हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, सुनो। अपन जो है टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। कहती तूने रिवीजन वो हो गया, रिकॉर्डेड वाले देखे क्या? कोई बात नहीं, तो तेको आ जाएगा समझ में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। नोट्स निकालो। टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट मेरे पास यहाँ थे क्या नोट्स यार, सही में। कोई बात नहीं। हाँ जी। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को लिखवाने जा रहा हूँ, कॉपी पेन तैयार रखें और बस लिखते चले जाएं। पढ़ाने नहीं देगा आज मेरे को ये। चैट जीपीटी से क्यों लिख रहे हो यार, मतलब। नहीं, खोल रखी थी उसने एग्जाम में, ए टेस्ट में, वो नयन ने। तो क्यों कर रहे हो मतलब चैट जीपीटी से, ये तो गलत हुआ ना। अरे। हाँ जी। मैं क्या पढ़ा रहा था, जो अपना टेलर्स। हाँ जी। इसको क्या हो गया रे, एक मिनट। मेरा लैपटॉप भूल गया, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इसको। न्यू सेक्शन। लिखने क्यों नहीं दे रहा है मेरे को ये। हाँ, नया ले लेते हैं बिल्कुल सर। आज हो क्या रहा है, चार्ज भी नहीं कर रहा है लैपटॉप को। लग गई ना। बताता हूँ देखो मैं, डिटेल में। वो तो ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा है यार। पढ़ाने ही नहीं देगा आज ये मेरे को। लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं हो रहा है मेरा। 'तो यार पढ़ाने दे भाई प्लीज यार। एक मिनट ना। हाँ जी। टेलर्स वाला जो है वो पॉइंट निकाल लो, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एक मिनट बस मैं बुला लूँ इनको। टेलर में क्या क्या लिखवा लिया था पहले ये बताओ। हेडिंग ही नहीं डाली। बहुत बढ़िया बेटा। 'संस्कार भाई ये लैपटॉप ये एक्सटेंशन से चार्ज नहीं हो रहा है, कुछ तार वार हिल गया है। एक मिनट। 1 मिनट। अरे हो जा चालू यार, इसको क्या हो गया आज।
हाँ कोई बात नहीं, मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूँ, जब स्टार्ट होगा डिक्टेट कर देता हूँ मैं, जब तक सुनो मेरी बात। टेलर, मेजरली टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था ना, हमने ये जो चैप्टर की शुरुआत करी थी, इस चैप्टर की शुरुआत में हमने ये पढ़ा था कि अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग टेक्निक्स को हमको फॉलो करना जरूरी है। अब वो अलग अलग प्रिंसिपल, अलग अलग टेक्निक कौन सी है? तो दो महान लोगों की प्रिंसिपल्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। एक है हेनरी फ्योल और एक है एफ डब्ल्यू टेलर। फ्रेडरिक और डब्ल्यू से पता नहीं क्या था, अपने को टेलर, टेलर से याद रखना था। और इसके आगे अपन पढ़ने वाले हेनरी फ्योल। तो आप सबके नोट्स में टेलर में मैंने क्या लिखाया था कि इसमें क्या है दोस्तों, ये एक स्टैंडर्डाइज टूल है। अब स्टैंडर्डाइज टूल क्यों है ये? स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है व्यवस्थित। जैसे कि हर चीज की अपनी एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है ना। जैसे कि अगर हमको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो क्या आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि मैं बैठ गया, अब मेरे को फॉर्म वॉर्म नहीं भरना। कॉलेज की अपनी एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज प्रक्रिया है कि पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आपको टीसी वगैरह देना पड़ेगा, फिर आपको वो स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी, किस स्ट्रीम से आप पढ़ना चाहते हो। ये सारी चीजें आपको डिटेल में एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में फॉलो करनी पड़ेगी ना। अगर आपको एक पासपोर्ट बनवाना है, तो पासपोर्ट में आप ऐसे तो करोगे नहीं कि यार दूसरे लाइन में लगे हैं, लेकिन मैं तो भाई लाइन में नहीं लगूंगा। आपको वो चीज तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो सेम जब अपन प्रिंसिपल की बात करते हैं ना, तो टेलर बड़ा आदर्शवादी है। टेलर को अपन कैसे समझेंगे कि टेलर बड़ा आदर्शवादी व्यक्ति है। टेलर जो है वो बोलता है कि नहीं भाई, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन की बातें करता है वो। क्योंकि जैसे अपन ने वो किसी मूवी में देखा है ना कि वो पर्टिकुलर टीचर बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, प्रिंसिपल बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। तो वैसे ही हम टेलर को क्या बोलते हैं, एक तरीके का थोड़ा सा खड़ूस बोलते हैं। क्योंकि ये क्या बोलता है कि नहीं भाई, प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करो, हर चीज की अपनी एक प्रोसेस होनी चाहिए, अपनी एक प्रक्रिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी कैसे भी कर दो। तो ये सब टेलर अपने को बोलता था। तो नोट्स में ये लिखा हुआ है कि इट इंप्लाइज कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेन्ड पर्सोनल्स। इसका ये मतलब है कि आप क्या करो, पर्सोनल्स को ऐसे ट्रेन करो। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी को भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती कर लो, आप प्रॉपरली ट्रेंड लोगों को ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि हर कोई आ करके क्या कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब उसको भले ही काम नहीं आता लेकिन आपने रख लिया। या मैनेजमेंट करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को बुला लिया जिसको मैनेजमेंट के ढंग से उसने पढ़ाई वढ़ाई ही नहीं करी हुई है। मतलब ये है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि आप अच्छे क्वालिफाइड पर्सोनल्स को लेकर के आओ। पर्सोनल का मतलब होता है अपने यहाँ जो काम काज करते हैं, तो आप अच्छे क्वालिफाइड व्यक्ति को लेकर के आ जाओ। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी को भी उठा करके लेकर के आ रहे हो। दूसरा है कि आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी करते आना चाहिए। मतलब कि आप जब अच्छी टूल्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करोगे ना, तो आपके जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगे और आपकी इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इतने भारी भरकम वर्ड्स है, अगर मैं इसको एक लाइन में समअप करूं तो पता है ये क्या बोलना चाह रहा है कि आप ना, जो भी बताया जा रहा है ना, जो भी किताबों में लिखा है ना, वो किताबों में लिखी चीजों को अच्छे से फॉलो कर लो, उससे आपकी इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। बस इतना ही बोलना चाह रहा है। क्योंकि नीचे की दो लाइन में वो क्या बोल रहा है कि इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम इनपुट में अचीव हो जाए, तो इसी सब को तो हम बोलते थे इफिशिएंसी। और ऊपर बस वो ये बोल रहा है कि आपको स्टैंडर्डाइज टूल एंड टेक्निक का अच्छे से आपको पालन करना चाहिए, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बन सके, इफिशिएंसी बढ़ सके। क्या टेलर का उद्देश्य क्लियर हुआ? क्या टेलर क्या बोलना चाह रहा था? मतलब हमने इस सिलेबस की शुरुआत करी मैनेजमेंट से, तो अपन ने मैनेजमेंट पूरा देखा, हैंड रिटन नोट्स में और सिंपल करके दे दिया है आपको। तो आप उसको एक बार पढ़ना तो पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। मैनेजमेंट सिंपल से यही बोल रहा था, गोल अचीव करो, इफिशिएंटली करो, इफेक्टिवली करो, सबको साथ में लेकर के चलो। ये सारी ज्ञान की बातें मैनेजमेंट का पहला चैप्टर कर रहा था। फिर हम सेकेंड चैप्टर में आए तो हमने बोला ठीक है, मैनेजमेंट अच्छे से करना है, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अच्छे से कैसे करें, टेक्निक्स तो बताओ दोस्तों। तो टेक्निक तो हमने पहले बोला नहीं, टेक्निक जरूरी है। हमने इंट्रोडक्शन में ऐसी ऐसी बातें करी कि टेक्निक तो बहुत जरूरी है, बिना टेक्निक को फॉलो किए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन उन टूल्स एंड टेक्निक्स को हम एज इट इज फॉलो नहीं कर सकते। उन टूल्स एंड टेक्निक्स को अपने को कैसे फॉलो करना है, क्रिएटिवली करना है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करना है, उसको चेंज कर देना है एज पर सिचुएशंस। अपन ये चीजें पढ़ रहे थे। फिर अपन एंड में आए टेलर पे कि भाई टेलर क्या बोलता है। तो टेलर इतना ही बोलता है कि आप ना
जो भी आपको प्रोसेस सिखाई जाए, जो भी आपको टेक्निक सिखाई जाए ना, आप उसको ध्यान से फॉलो करो। तो आप बोलोगे सर ये एक ही चीज को 50 बार क्यों लिखते हैं? एक ही चीज को बस वो 50 बार लिखते रहते हैं कि फॉलो करो, लेकिन उसको अडेप्ट कर लेना, अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर लेना। ये फ्लेक्सिबल है और ये क्या है, ये क्रिएटिवली आपको यूज करनी है। पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ क्या पूरा? अब वो क्या बोल रहा है कि एफ डब्ल्यू टेलर से मैं इस पर्टिकुलर मतलब इस चैप्टर की जो मेन शुरुआत है वो अब हो रही है, देखा जाए तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक विंस्लो। तो स्लो से याद रख लेंगे कि विंस्लो मतलब के धीरे धीरे जीत रहा है, सॉरी फ्रेडरिक विंस्लो, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इसका नाम याद करने का कोई जरूरत नहीं, अपन इसको एफ डब्ल्यू टेलर से याद रखेंगे। तो ये एफ डब्ल्यू टेलर क्या बोल रहा है, इसको देखो कितनी बड़ी उपाधि दे दी अपन ने, इसको अपन क्या बोल रहे हैं पता है, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो आप बोलोगे साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी आप मैनेजमेंट करने जा रहे हो, आपको जो किताब में लिखा है ना, उस किताब को फॉलो करना पड़ेगा। बस इतना सा मतलब है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, कि जब आप मैनेजमेंट करने जा रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बनने जा रहे हो ना, तो आपको किताबों को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जो किताब में लिखा है, जो हमने इतनी सारे प्रिंसिपल्स टेक्निक्स वगैरह बनाई है ना, इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो टेलर मैंने क्या बोला, ये रूल्स को परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन बड़े अच्छे से फॉलो करवाता था। तो इसीलिए एफ डब्ल्यू टेलर को अपन ने क्या बोला, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या है, फादर है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? उसके बाद यहां पर वो यही बोल रहा है भाई, कि ये बोल रहा है कि इफिशियंसी के साथ काम करो दोस्तों। पॉइंटर्स में लिखा हुआ इफिशियंसी के साथ काम करो, कॉस्ट को रिड्यूस करो, प्रोडक्टिविटी को क्या करो, हायर प्रोडक्टिविटी के साथ काम करो, और टास्क को साइंटिफिक स्टडी के साथ करो। मतलब कि पढ़ाई लिखाई करके मैनेजमेंट करने आओ। टेलर का मतलब क्या है, पढ़ाई लिखाई करके तुम क्या करो, मैनेजमेंट करने आओ। मतलब तुम ऐसे मत करो कि बिना पढ़े लिखे तुम ऐसे ही घुस गए और मैं बोल रहा हूं कि मैनेजमेंट करूंगा। नहीं भाई, प्रॉपरली पढ़ाई लिखाई करो, ठीक से रूल्स को फॉलो करो, और उसके बाद जाकर के ही तुम मैनेजमेंट करना। ऐसा नहीं कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करने लग गए। मतलब कुल मिला के एफ डब्ल्यू टेलर क्या कर रहा है, रूल्स को फॉलो करवा रहा है। क्लियर हुआ क्या? बस यहां पर अब अपन साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं, और खुशी की बात तो यह है कि यहां पर भी वही घिसी-पिटी बातें लिखी है जो ऑलरेडी अपन ऊपर पढ़ के आए। पता है क्या, प्रिंसिपल को फॉलो करो, लेकिन क्रिएटिवली फॉलो करना, जरूरत पड़े तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर देना। बस बस एक ही चीज को बड़बड़ करेंगे। ये यहां तक क्लियर हुआ? मतलब बिजनेस स्टडीज आप ये चीज समझ रहे होगे कि बिजनेस स्टडीज को समझना तो बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अपन ने समझा, बस अपने को कला ऐसी डेवलप करनी है कि अपन लिख करके आ पाए। तो ये थोड़ा सेकंड चैप्टर हो जाए, फिर मैं आपको थोड़े आंसर लिखवाना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको ना कंसेप्ट पढ़ने में दिक्कत नहीं आ रही है, आपको आंसर लिखने में दिक्कत आ रही है। तो अपन चैप्टर 1 के क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, तो आपका थोड़ा वो वाला पार्ट डेवलप होगा। क्योंकि मुझे ये चीज मालूम है, समझ तो सब आ जाएगा, सिंपल है, इतना अपन समझ रहे तो समझने में दिक्कत नहीं रहेगी, आपको लिखने में दिक्कत आएगी, तो अपन उस दिक्कत का सॉल्यूशन निकालेंगे। हाँ, तो यहां पर वो क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट देखो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। अब ये रूल ऑफ थंब क्या होता है दोस्तों? ये लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, एफ डब्ल्यू टेलर, हाँ क्या हुआ, एफ डब्ल्यू टेलर क्या बोल रहा है कि रूल्स को फॉलो करो, लेकिन एफ डब्ल्यू टेलर फिर से वही बात कर रहा है कि रूल को तो फॉलो कर लो, लेकिन क्या है ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जैसे जैसे बिजनेस चेंज होता है, वैसे वैसे पुराने रूल जो हैं वो पुराने होते चले जाते हैं और नए नए रूल वापस आते चले जाते हैं। तो आप नए रूल्स को ना मॉडिफाई करके क्रिएटिवली फॉलो करना। तो हमने ऐसे माथा पटक लिया, बोले फिर ये रूल बनाया ही क्यों, ऊपर भी तो यही बात पढ़ाई थी, ऊपर भी तो यही बात पढ़ाई थी इसने कि नहीं, रूल को फॉलो करो, टेक्निक को फॉलो करो, प्रिंसिपल को फॉलो करो, लेकिन फॉलो करते टाइम खुद का दिमाग में लगा लेना, क्रिएटिवली फॉलो करना। अरे तो ये तो ऊपर भी पढ़ लिया ना दादा। बस तो यहां भी वो यही बोल रहा है कि यहां पर ना हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी और एनालिसिस कर रहे हैं। साइंटिफिक स्टडी का मतलब ये होता है किताबें बना रखी है मैनेजमेंट की, उन किताबों में कुछ रूल्स वगैरह बताए हुए हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये जब से आप बोल रहे हो किताबों में रूल लिखे हैं, तो ये रूल हमको नहीं पढ़ना क्या? 12वीं में इतने कुछ
ऐसी भारी भारी चीज़ें नहीं दे रखी। अगर आपको मैनेजमेंट सीखना है तो एमबीए करो जाके, आईआईएम से एमबीए करो, है ना। मैनेजमेंट के इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में सिखाया जाता है। जैसे अपने सीए में भी एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करके, इंटरमीडिएट में एक पेपर है, बहुत बढ़िया पेपर है। सबसे इंटरेस्टिंग सबको ऐसे में लगता है क्योंकि उसमें बिजनेस की बातें सिखाई जाती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे देता हूं ताकि आपको ये थ्योरेटिकल नहीं लगेगा, ये भी बहुत प्रैक्टिकल है। बताता हूं कैसे। क्या होता है ना, जब अपन इंटर में एसएम पढ़ेंगे ना तो वहां पर बहुत सारी ऐसी ना टेक्निक सिखाई गई है। जैसे मैं बताता हूँ क्या टेक्निक है। एक टेक्निक है कि आप क्या करो, आप अपने जो जितने भी स्टार वाले प्रोडक्ट हैं, ऐसा बता रहा हूँ, जनरली एक टेक्निक है जिससे आपको आइडिया लगे कि टूल्स एंड टेक्निक का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल नाहटा एकेडमी का एग्जाम्पल लेते हैं। चल नाहट से ये छोड़ो, थोड़ा एजुकेशन थोड़ा समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ एक रेस्टोरेंट का। अब सारी बात छोड़ दो, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो कहानी बना रहा हूँ ना, उस पर फोकस करो, क्योंकि उसने नोट साइड में सरका दिए। ये बहुत मस्त आदमी है यार। सुनो, क्या हुआ कि हम रेस्टोरेंट चलाते हैं। अब मान लो कि हमारा ना पनीर की सब्जी बहुत फेमस है। फॉर एग्जांपल हम मटर पनीर, कढ़ाई पनीर सब अच्छा, मतलब लोग दूर दूर से अपने यहाँ ना पनीर खाने आते हैं, ऐसा समझ लो। लेकिन ना अपने यहाँ जो है वो दाल इतनी अच्छी नहीं बनती। जनरली दाल की लोग कंप्लेन करते हैं। या अपन जो स्टार्टर देते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं बनते, लेकिन अपने राइस बड़ा अच्छा बनता है। भूख लग गई सर, इतनी सारी चीजें बोल दी आपने। तो अपने आप राइस और पनीर ये सब अच्छा बनता है, लेकिन दाल और स्टार्टर इतने अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पर एक टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम तो छोड़ो, जो भी है आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो ना अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर देती है कि जो पनीर और चावल है ना वो हमारे स्टार वाले प्रोडक्ट हैं। फिर ये जो दाल और ये है ना, ये हमारे थोड़े कम वाले प्रोडक्ट है। तो ये एक्चुअल में उसको उसको डॉग बोल देते हैं। ये मतलब ऐसा टर्मिनोलॉजीज है। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो थोड़ा चलता है थोड़ा नहीं चलता है, तो उसको कैश काउ बोल देते हैं। समझने की जरूरत नहीं, बता रहा हूँ कि ये टेक्निक्स है। तो हमने क्या किया, स्टार, कैश काउ, डॉग प्रोडक्ट को अपन ने बाइफरकेट कर दिया। अब हम ऐसे दिमाग लगाएंगे कि जो डॉग वाला प्रोडक्ट है ना, इसको तो अपन बाहर कर देते हैं, इसको बनाएंगे ही नहीं। और अपन कैश काउ में से क्या करते हैं, बेच बेच के पैसा निकाल लेते हैं, और जो पैसा आएगा उसको स्टार के डेवलपमेंट में लगा देंगे। मतलब इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है कि ऐसी बहुत सारी मैनेजमेंट में टेक्निक्स होती है जहां पर हम क्या करते हैं, अपने अच्छे प्रोडक्ट पे तो अपन क्या करते हैं, फोकस करते हैं। जो प्रोडक्ट ज्यादा अपने को जो है कमा करके नहीं दे रहे उनको बाहर कर देते हैं। जो प्रोडक्ट थोड़ा कमा करके दे रहे हैं उसमें कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब ये सारी टेक्निक्स है जो आपको ट्वेल्थ में नहीं पढ़ना। ट्वेल्थ में तो आपको बस ज्ञान दिया हुआ है, मैनेजमेंट फॉलो करो ना मैनेजमेंट फॉलो करो, बस यही चीज है। लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट पढ़ना है तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ाया जाएगा कि आप कैसे दूसरों से बेहतर बन सकते हो। तो बहुत सारी टेक्निक्स है कि आप कोई यूनिक फीचर लेकर के आओ अपने प्रोडक्ट में। मतलब ये ना कुछ हथकंडे बोल सकते हैं अपन इसको, कि वो होता ना साम दाम दंड भेद, कुछ भी करूंगा लेकिन फाइनली अपने गोल को अचीव करके रहूंगा। तो मैनेजमेंट में कुछ टेक्निक्स बता रखी है। तो जब भी मैं टूल्स, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स बोलता हूं ना, तो वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपके सिलेबस में बहुत मतलब दो चार जगह ही आपको ऐसी टेक्निक वगैरह बताई गई है, बाकी जनरल ज्ञान दिया गया है। तो जब भी मैं प्रिंसिपल, टूल, टेक्निक बोलूँ ना, तो आप समझ जाना मैनेजमेंट में की किताबों में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। यहां तक क्लियर हुआ क्या जो मैंने बोला? तो मैंने चैप्टर की शुरुआत करी और वो कीवर्ड आपको रटा गए होंगे क्योंकि बहुत बार बोल दिए कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, ये तीन चीजें ही याद रखना है। प्रिंसिपल, टूल्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसे लकीर का फकीर नहीं बनेंगे। क्या करेंगे, क्रिएटिवली फॉलो करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे? एज पर दी सिचुएशन, एज पर दी सर्कमस्टांसेस। बस उसके बाद बोलेंगे कि अच्छा ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम हमारे गोल को इफिशिएंटली, इफेक्टिवली क्या कर सके, पूरा कर सके, और हमारे रिसोर्सेस का बेटर यूटिलाइजेशन कर सके। वही ज्ञान जो अपन चैप्टर 1 से लगाते आ रहे हैं। उसके बाद मैंने बोला टेलर क्या बोलता है, रूल्स को फॉलो करो। अब वो पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि साइंटिफिक स्टडी एनालिसिस क्या है। एक्चुअल में जब हम ये लेकर के आते हैं ना, तो हम रिप्लेस कर देते हैं ओल्ड रूल ऑफ थंब को। इसका क्या मतलब है भाई लोगों, ऐसा होता है कि जब सिचुएशंस चेंज होती है ना, तो पुराने नियम जो है वो बदल जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल एग्जांपल रखते हैं। पहले के जमाने में
हर चीज जो है वो चिट्ठियों से चलती थी, मतलब व्हाट्सएप का जमाना नहीं था। नॉर्मल कॉल करने के लिए भी आपको जो है वो पूरे मोहल्ले में एक ही को टेलीफोन होता था, उनके वहां जा जा करके डायरी में नंबर निकालने पड़ते थे। जब मैं छोटा था ना, जब ये मतलब फोन तो तब भी थे, लेकिन इतने अब हर जगह फोन नहीं आए थे। तो हम क्या करते थे, पापा को फोन लगाना है तो वो आंटी के वहां नंबर लगाने जाओ, ऐसा सही में होता था। फिर आपका फोन आया था, तो आपका फोन आया तो भागते भागते उनके टेलीफोन से बात करो, तो ऐसा होता था। तो उस टाइम पे एक बात बताओ, रूल्स अलग होंगे मैनेजमेंट के, क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि अपन ने किसी को लेटर भेजा, तो अब सामने वाले से लेटर का जवाब आने में टाइम लगेगा। फिर अपन ने फोन पे बात करी, फॉर एग्जांपल अपने को कुछ उनको प्रेजेंटेशन वगैरह देनी है, तो आज के जमाने में तो क्या है, सीधे कोई फाइल भेज दो व्हाट्सएप से, पहले थोड़ी था। तो पहले मैनेजमेंट का तरीके अलग थे, पहले ऑनलाइन ऑर्डर ही नहीं लिए जाते थे। पहले हर चीज क्या थी, या तो फोन पे होती थी या दुकान पे आके होती थी। तो ये ऑनलाइन स्विगी जोमेटो ये तो कुछ था ही नहीं ना। तो भाई ओल्ड रूल ऑफ थंब, ओल्ड रूल्स को हटाओ और नए रूल्स लगाओ, क्योंकि अब नए जमाने के हिसाब से नए रूल आ गए। क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, पहले डीआरएस नाम का, डीआरएस मतलब ऐसा होता है डीआरएस मतलब कि जैसे, उसको पता नहीं होगा ना, क्रिकेट देखती तो कुछ नहीं है, मतलब मैं समझा रहा हूँ कि पहले के जमाने में वो टीवी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होती थी। आजकल तो क्या है ना कि वो सारी टेक्नोलॉजी आ गई कि बैट बॉल से लगी कि नहीं लगी, वो थोड़ी सी भी लगती है तो वहां पे पता चल जाता है, कभी तूने टीवी पे देखा हो। तो पहले डीआरएस के नियम नहीं थे, अब आ गए ना। तो पहला रूल ऑफ थंब था, जो अंपायर बोलेगा वो फाइनल, लेकिन अब अंपायर को भी क्वेश्चन कर देते हैं, क्योंकि अंपायर से बड़ा अंपायर अपने पास बैठा हुआ है। तो इसीलिए ओल्ड रूल ऑफ थंब को हटाओ और नए रूल ऑफ थंब को क्या करो, लेकर के आओ। और ये सिंपलर है, इजियर है, क्विकर है, और साइंटिफिक मेथड जो है वो इन्वेस्टिगेशन, मतलब कुल मिला के बार बार इवॉल्व हो रही है। तो आप बोलोगे सर यही तो ऊपर पढ़ा, हमने यही तो पढ़ा ना कि आप जो टेक्निक्स लगाओगे वो नए जमाने के हिसाब से आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या, क्या बोला मैंने, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। नॉट अ रूल ऑफ थंब मतलब एज इट इज अप्लाई नहीं करेंगे, अपना दिमाग भी लगाएंगे, नई नई सिचुएशंस के हिसाब से खुद को चेंज करके क्या करेंगे, अपन अडेप्ट कर देंगे। इसमें एग्जांपल क्या लिखा है देखो, स्टडिंग पैकेजिंग टेक्निक टू फाइंड द फास्टेस्ट मेथड। मतलब हमारी फैक्ट्री में क्या हुआ कि पैकेज करने में बड़ा टाइम लग रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल हम ना वो कुछ टूल्स वगैरह बनाते हैं, तो ना वो टूल बहुत भारी होते हैं, तो जब पैकेज करने जाते थे ना, तो या तो हमारा जो है वो फॉर एग्जांपल जो पैकेट है वो फट जाता था, या फिर वो कमजोर हो जाता था, थोड़ी दूर लेकर के जाते थे टूल्स में से वो नट वट आगे पीछे निकल जाते थे, तो हमको पैकेजिंग में ज्यादा दिक्कत आती थी। तो अब हम क्या करेंगे, पुराने प्रिंसिपल्स को टाटा बाय बाय करके अभी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जाएंगे कि भाई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या हमारी जो पैकेजिंग है वो जल्दी हो सकती है क्या, फास्ट हो सकती है क्या, ये सब हम कर लेंगे। आई क्या बात समझ में, ये हो गया। सेकंड वाला पॉइंट है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब ये हार्मोनी का क्या मतलब है, ये भी अपन कहीं ना कहीं पढ़ चुके थे। देखो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ये मतलब है कि जो भी प्रिंसिपल आप अप्लाई करो, वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार मेरा डिपार्टमेंट ही फॉलो करेगा, मेरे को दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट ही नहीं करना। क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजमेंट एक कौन सा फंक्शन है, एक यार कुल मिला के ये कलेक्टिव फंक्शन है, सब लोगों को मिल करके फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब है कि हर पर्टिकुलर इंसान की सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे होता है ना, बापू जी ज्ञान देते हैं जेठालाल में और सबकी सोच बदल जाती है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना, ऐसा होता है ना कि वो कुछ भी ज्ञान देते रहते हैं, अरे मेरे को आज अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इसको मेंटल रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं कि जैसे पहले फॉर एग्जांपल मयंक ये सेल्फिश बना फिरता था कि बस मेरे अकेले की ग्रोथ होनी चाहिए, बाकी लोग भाड़ में जाएं। लेकिन अपन ने इसको ज्ञान दिया कि नहीं भाई, अपने को सबको लेकर के चलना है। फिर मयंक का हृदय परिवर्तन हो गया, वैसे तो नहीं होगा लेकिन मान लो हो गया कभी, तो अपन क्या बोलेंगे, मयंक में क्या आया, मेंटल रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है एक बहुत बड़ा चेंज आता है ना, तो उसको इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो लोग ज्यादा मैं करते हैं ना बकरी की तरह, तो आप उनको क्या करो, सबको साथ में लेकर के आओ, उनका मेंटल रिवोल्यूशन करवाओ, मतलब उनके दिमाग को चेंज करवाओ, और एकता लेकर के, एकता कपूर नहीं, मतलब साथ में यूनिटी के साथ काम करने की भावना लेकर के आओ। क्या बात है। और ये है हार्मोनी का मतलब होता है एकता या यूनिटी, हार्मोनी को यूनिटी लिख दे, है ना, हार्मोनी का मतलब होता है यूनिटी,
और इसका एग्जाम्पल क्या है कि हमने ओपन कम्युनिकेशन किया। जैसे क्या है ना कि मैं ऐसे फैक्ट्री के गेट पे खड़ा हूँ और वहाँ पे हजारों मजदूर जो है भूख हड़ताल भूख हड़ताल। तो मैंने बोला क्यों करनी भूख हड़ताल? बोले हमारा बोनस नहीं बढ़ रहा है। मैंने बोला रुको, इस महीने रुक जाओ बेटा, अगले महीने बढ़ा देंगे। वो मान गए। तो भाई ओपन कम्युनिकेशन ही कर लो ना, हर चीज में झगड़ा करना जरूरी है क्या? उनकी मांग थी बोनस बढ़ाओ, हमने बोला 1 महीने बाद बढ़ा देंगे, खत्म। 2 पॉइंट क्लियर हुए क्या? तीसरा पॉइंट, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका ये मतलब है, ये ऊपर वाले पॉइंट को फिर से चेक दिया, मतलब कि इसका ये मतलब है कि जैसे विराट कोहली अगर अपनी ही सेंचुरी के बारे में सोचता रहेगा और टीम को हरवा देगा तो क्या टीम में टिक पाएगा क्या? नहीं भाई, उसको अपनी सेंचुरी के बारे में नहीं सोचना है, मतलब उसको टीम के लिए खेलना है कि भाई अगर एक ओवर में अगर 20 रन चाहिए और उसकी सेंचुरी में एक रन बाकी है, 99 पे खेल रहा है, तो वैसे थोड़ी कर सकता है टीचुक, मैं पहले मेरा विकेट बचाऊंगा। और वो ऐसे करके भले टीम को हरवा दे लेकिन ऐसे हेलमेट उतार के ऐसे ऐसे कर रहा है, तो लोग उसको क्या करेंगे, यार भाई क्या ये काई की सेंचुरी बनाई तूने? क्यों? क्योंकि तेरी सेंचुरी बनाने के चक्कर में टीम मैच हार गई। देखो क्या करना था, खेलना था ना, घुमा के देना था, क्योंकि उस टाइम पे तो करो या मरो की सिचुएशन थी ना। इसीलिए इंडिविजुअलिज्म मतलब जो लोग मैं करते रहते हैं ना, तो उनको बोलना है भाई ये इंडिविजुअलिज्म यहाँ नहीं चलेगा, ये टीम वर्क है। तो आप भले खुद की ग्रोथ को एक बार को साइड में रख दो, लेकिन आपको टीम को लेकर के चलना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कर सकते अरे हमारा डिपार्टमेंट तो बढ़िया काम कर रहा है, वो तो उस डिपार्टमेंट की गलती थी। ऐसे एक दूसरे की चुगली करने से काम नहीं चलेगा। आपको मिल करके एकता के साथ काम करना है। एकता मतलब एकता के साथ नहीं, यूनिटी के साथ काम करना है। क्लियर हुआ क्या? लोगों को जो भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, चलो ये तीसरा क्लियर, बहुत बढ़िया। उसके बाद फोर्थ वाला क्या बोल रहा है दोस्तों? फोर्थ वाला बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। क्या बढ़िया बढ़िया लैंग्वेज लिखते हैं यार ये। इसका मतलब ये है, ये वाला पॉइंट ना कमाल की बात है, चैप्टर 1 में पढ़ के आए अपन। वहां पर अपन ने कुछ ऐसा पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा भी धुंधला धुंधला याद हो कि हमको क्या करना है, अपने पर्सनल गोल पे इतना फोकस नहीं रखना है और कोई ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के इंडिविजुअल गोल्स पे भी फोकस कर सकें और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे भी फोकस कर सकें। इसका एग्जाम्पल क्या लिया था, कोई बता दे तो? कौन सी कंपनी का एग्जाम्पल लिया था? मैं बार बार एक ही कंपनी का एग्जाम्पल लेता हूं। नहीं, गूगल कंपनी का मैंने क्या बताया था? गूगल कितनी बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किसी व्यक्ति को अगर काम काज करना है तो वो क्या करे, अगर उसके पास स्टार्टअप का आइडिया है तो गूगल ही फंडिंग दे देता है, भाई कर तू स्टार्टअप। मतलब गूगल कुल मिला के अपने एम्प्लॉय के पर्सनल गोल क्या भाई ख्याल रखता है कि तू पर्सनली भी ग्रो कर जा भाई, और साथ ही साथ तू हमारी कंपनी को भी ग्रो कर ले। यार ऑब्वियस ही बात है, अगर केशव आया और केशव ने बोला कि सैलरी बढ़िया चाहिए, काम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो केशव को अगर मैं मार्केट से, फॉर एग्जांपल मार्केट में 15 लाख मिलते हैं, केशव को 17 लाख दिलवा रहा हूं, तो केशव तो यही काम करेगा ना, कि केशव का जो मेन इंडिविजुअल गोल था कि मुझे अच्छा पैकेज मिले, वो अच्छा पैकेज इसको यहाँ पे मिल गया, तो केशव के लिए तो बल्ले बल्ले हो गई ना। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि आपको इंडिविजुअल गोल पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक व्यक्ति आया तो वो खुद की ग्रोथ के बारे में भी तो सोचेगा ना। जैसे यति आई, उसने बोला कि देखो सर मैं काम सीखने आई हूँ, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, तो आप मुझे अच्छा काम सिखाओ, बढ़िया क्रीम काम मेरे को दो। तो अब यति का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको बढ़िया प्रोजेक्ट्स में डाला जाए, यति का अच्छा प्रोफेशनल ग्रोथ करवाई जाए, और अगर उसकी बढ़िया अपन प्रोफेशनल ग्रोथ करवाएंगे तो वो अपनी कंपनी के लिए भी काम करेगी। तो यार ये तो सर पहले ही पढ़ा दिया ना, तो हाँ ऐसा ही होता है। फिर से देखो यही लिखा हुआ है फोर्थ वाले पॉइंट में कि भाई साइंटिफिक सिलेक्शन करो, सामने वाले की एबिलिटीज देखो, सामने वाले की कैपेबिलिटीज देखो, और फिर कोशिश करो कि वो अच्छे से प्रोडक्टिवली काम कर पाए। मतलब जब आप किसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हो ना, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को मत लेकर के आओ, बढ़िया व्यक्ति को लेकर के आओ जिसके अंदर कैपेबिलिटीज हो, जो काम ठीक से कर सके, उसके पर्सनल गोल भी फुलफिल हो। क्लास देर से स्टार्ट हुई थी, प्रोफेशनल गोल भी क्या हो, फुलफिल हो। क्लियर हुआ क्या दोस्तों? ऐसा तो नहीं मैं खुद ही सत्संग गाए जा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर से बुलबुले बुलबुले बने हुए हैं आपकी कॉपी बुक में। देखो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक में नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, और एक दूसरे का डेवलपमेंट, और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। लैंग्वेज बड़ी बड़ी है लेकिन कॉन्सेप्ट तो
छोटा सा ही है, छटाक भर सा कॉन्सेप्ट है। अपने गोल को फॉलो करो, साथ ही साथ दूसरों के भी गोल को फॉलो करो। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आपको अहमियत देनी है, इफिशिएंसी के साथ काम करना है, उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। हाँ भाई मालूम है क्या। चलो यार रुक जा यार, अभी देर से क्लास शुरू। देख कितना बढ़िया रंग बिरंगा वो बनाया रखा है मैंने, देख उसमें रंग बिरंगा नहीं, देख यहाँ पे रंग, मैंने पीडीएफ दी ना, देखो दोस्तों, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पर ना फाइनली, फाइनली जो आप इतना बोल रहे थे ना, कौन सी टेक्निक, कौन से प्रिंसिपल, तो सर कुछ कुछ प्रिंसिपल अब यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर डायग्राम को देखो तो इस डायग्राम में ना बहुत सारे ऐसे ना, कुछ ऐसा लग रहा है कि हम साइंस की क्लास में आ गए हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप ना, स्टैंडर्डाइज सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, सर ये सब क्या दिख रखा है, कुछ नहीं है, सिंपल है। ये एक्चुअल में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कुछ टेक्निक्स बता दी। आप बोलोगे नहीं सर टेक्निक तो हम आगे पढ़ने वाले थे। भाई कुछ टेक्निक तो पढ़ाएगा ना, 12वीं का सिलेबस है तो कुछ कुछ टेक्निक तो पढ़ाएगा, ज़्यादा टेक्निक्स नहीं पढ़ा रहा है। और वो सिर्फ है ना देखने में डरावनी है, असल में सिंपल ही है। तो एकदम अपने दिल को थाम करके रखिएगा, सर पहली टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं। एक है एग्जाम में डायग्राम वायग्राम बनाने कोई नंबर नहीं होते, सीधे कंटेंट लिखना। तुम तो डायग्राम बनाने कोई नंबर नहीं होते। हाँ, गोले बनाना भी नहीं है, कुछ नहीं, सीधे अपने को काम की बात लिखनी है। एक दो टेक्निक पढ़ाऊंगा, बाकी कल पढ़ाऊंगा, है ना मयंक भाई, चिंता नहीं है। पहला पॉइंट फंक्शनल फोरमैनशिप। सर ये क्या है फोरमैनशिप, फंक्शनल पढ़ते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप इज द टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर सेपरेट। मतलब प्लानिंग अलग होगी और एग्जीक्यूशन अलग होगा। तो सर ऐसे ही तो होता है, प्लानिंग अलग होती है, एग्जीक्यूशन अलग होता है। क्योंकि आपने तो ये पढ़ाया था ना कि प्लानिंग कौन करेगा, टॉप मैनेजमेंट करेगा, एग्जीक्यूशन कौन करेगा, आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। तो ये क्या नई बात बता रहा है, देखो supervision is divided into several specialized function and each function is to be entrusted to a foreman। नहीं समझ में आया। दूसरा, there is a 8 foreman in related process or a function of a production, each other planning execution अलग अलग होती है। इसका एग्जाम्पल देखो, डिफरेंट फॉरमैन हैंडल क्वालिटी रिपेयर्स एंड शेड्यूलिंग। सुनो मेरी बात, इसका मतलब होता क्या है। असल में आपने एक कहावत सुनी होगी कि वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। इसका ये मतलब है कि जो ना हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश करता है ना, वो किसी में भी परफेक्ट नहीं बन पाता, वो एवरेज भी नहीं कर पाता। मतलब अगर कोई टीचर बोले कि मैं पूरे फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के एक एक सब्जेक्ट खुद ही पढ़ा लूंगा, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार हर पर्टिकुलर टीचर या कोई भी व्यक्ति, टीचर का भी एग्जाम्पल छोड़ो, कोई भी व्यक्ति किसी एक ही पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइजेशन कर सकता है। जैसे आपने भी किसी को देखा होगा तो वो क्या बोल रहे हैं, मैं बैंक में काम करता हूँ। तो बैंक में कहाँ काम करते हो, तो बोलता ना मैं ना ज्वेलरी लोन के डिपार्टमेंट में हूँ, जो मतलब गहने के वो उस पर लोन देते हैं। फिर कोई बोलेगा अरे मैं तो बिजनेस लोन के डिपार्टमेंट में हूँ, मैं सिर्फ ये कैश क्रेडिट वगैरह देखता हूँ। कोई बोलेगा अरे मैं तो सिर्फ ये केवाईसी रिलेटेड चीजें देखता हूँ। तो आप बोलोगे क्यों ऐसा क्यों, और एक ही व्यक्ति से सब क्यों काम नहीं करा सकते? क्योंकि भाई एक व्यक्ति के पास 24 घंटे ही तो हैं। अब 24 घंटे भी छोड़ो, लेकिन वो व्यक्ति एक ही पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइजेशन कर सकता है ना। जैसे कोई डॉक्टर ऐसा थोड़ी है जो आंख का भी स्पेशलिस्ट है, वो पेट भी वो इलाज भी कर देता है, वो हड्डियों का भी इलाज कर देता है, गायनेकोलॉजिस्ट भी वही है, वो ब्रेन न्यूरोसर्जन भी वही है। ऐसा थोड़ी होता है भाई। कोई एक व्यक्ति मैक्सिमम एक या दो पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट होगा। सीए का एग्जाम्पल ले लो, सीए जो प्रैक्टिस करते हैं वो भले ही उनके ऑफिस में होते बहुत सारे काम है, लेकिन एक इंडिविजुअल व्यक्ति, मैं इनडायरेक्ट टैक्स में हूं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में ही काम करता है, या कोई डायरेक्ट टैक्स में एक्सपर्ट है तो वो एक्सपर्ट तो डायरेक्ट टैक्स में ही होगा। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति सब में एक्सपर्ट बन जाए। तो इसीलिए आपको एक बात समझनी है कि इस पर्टिकुलर टेक्निक में हम क्या करते हैं, प्लानिंग तो कर लेते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉप मैनेजमेंट ने एक प्लान बना लिया कि हमको क्या करना है, नए मोबाइल की कंपनी खोलनी है, ठीक है, नया मोबाइल हमको लेकर के आना है। रिलायंस मोबाइल के नाम से जियो ने एक कंपनी खोल दी, मान लो रिलायंस मोबाइल स्मार्टफोन। तो भाई उसने तो बोल दिया, एक डिसीजन ले लिया। अब क्या होगा, एक डिजाइन वाला व्यक्ति,
डिजाइन का अलग से पूरा डिपार्टमेंट बन रहा है, और ये व्यक्ति सिर्फ डिजाइन के डिपार्टमेंट के लिए ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। मतलब फोन की डिजाइन कैसे होगी, अब ऊपर वाले डिजाइन मैं देखूंगा, मतलब कि जो ऊपर की जो बॉडी है वो सुंदर लगेगी कि नहीं वो मैं देखूंगा। मयंक जो है वो इंटरनल बॉडी पे फोकस करेगा, मतलब उसकी चिप कैसे लगेगी, उसकी बैटरी कहाँ पे लगेगी, उसका प्रोसेसर कहाँ पे लगेगा, मयंक उस पर फोकस कर रहा है। फिर अपना जो कपिल है, कपिल नाम है ना, कपिल जो है वो कैमरे पे फोकस कर रहा है, कैमरा कैसे बेस्ट बनेगा। फिर अपना जो केशव है वो साउंड पे फोकस कर रहा है कि मोबाइल का साउंड कितना बढ़िया होगा। यति मार्केटिंग पे फोकस कर रही है कि तुम सब आप मोबाइल बनाओ, मैं मार्केटिंग कर रही हूँ। कोई व्यक्ति फाइनेंस पे फोकस करेगा कि तुम करो, पैसे की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। तो एक बात बताओ, हर व्यक्ति कन्हैया, अलग अलग लोग जो है वो एक ही पर्टिकुलर फील्ड में अपना काम करेंगे ना। अब मैं बोलूँ अरे डिजाइन भी मैं ही देख लूँ, मार्केटिंग भी मैं ही देख लूँ, मेरी दुकान है गल्ले पे भी मैं ही बैठ जाऊँ, कस्टमर को प्रोडक्ट भी मैं ही दिखा दूँ, ऊपर से लड़के सामान भी मैं ही दिखा दूँ, फिर ट्रक का मान भी मैं ही लोड करवा दूँ, क्या क्या करेगा भाई, अकाउंटिंग एंट्री भी तो खुद ही कर ले। एक व्यक्ति सुपरमैन तो है नहीं। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये बोला गया है कि हर डिपार्टमेंट ना अलग अलग काम करता है। एक डिपार्टमेंट जो है वो अपनी अलग स्पेशलिटी है, तो उसका उतने ही उतने डिपार्टमेंट में उसकी प्लानिंग अलग से होगी, और उसकी प्लानिंग जो है वो अलग से होके वो अपना रिजल्ट दे देगा। मतलब सब अगर अपना 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 काम ठीक से करेंगे तो फाइनली ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्टिव गोल अचीव हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये टेक्निक्स दिखा के बेवकूफ बना रहा है, ये पॉइंट भी तो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि सबको इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को अलग अलग काम करना है, बस वही है। तो यहाँ पर देखो आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ना 8 फोरमैन, फोरमैन का मतलब होता है डिपार्टमेंट के मैनेजर। जो डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं ना उसको अपन फोरमैन बोल रहे हैं। तो इसने शुरुआत क्या करी कि फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर सेपरेट। मतलब प्लानिंग तो एक ग्रुप लेवल पे हो जाएगी लेकिन एग्जीक्यूशन सेपरेट अलग 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 डिपार्टमेंट करेंगे। पहली लाइन समझ में आई क्या बोला। सेकंड वाला सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब होता है काम को देखना, मतलब निगरानी रखना कि यार फॉर एग्जांपल मैंने तुमको कोई होमवर्क दिया, अब मैं जा रहा हूं तो मैं एकदम से गेट खोल के देखूंगा, सुपरवाइज करूंगा कि ये लोग मोबाइल तो नहीं चला रहे, होमवर्क ही कर रहे हैं ना, काम ही कर रहे हैं ना। मतलब के सुपरविजन मतलब के निगरानी करना, देखरेख करना। तो सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। स्पेशलाइज्ड फंक्शन का मतलब ये होता है कि भाई मैं अब वो होता है ना मेरी इसमें एक्सपर्टीज है, तो मेरी जहां एक्सपर्टीज है, मैं जिसमें स्पेशलिस्ट हूं वो काम मैं करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं जो हूं, मैं आईटी में बहुत अच्छा हूं तो मैं आईटी वाला काम करूंगा। आप मार्केटिंग में अच्छे हो तो आप मार्केटिंग करोगे। ईच फंक्शन जो है इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का मतलब होता है अलॉटेड, तो इंटरेस्टेड को अपन अलॉटेड या अलोकेटेड भी बोल सकते हैं। मतलब इसकी जिम्मेदारी हमने किसको दी है, उस पर्टिकुलर फॉरमैन को, और फॉरमैन को अपन क्या बोलेंगे, मैनेजर। तो कृपया करके कष्ट करें, इंटरेस्टेड के एरो बना करके आप अलॉटेड या अलोकेटेड लिख दो, अलॉटेड लिख दो। इंटरेस्टेड में से एरो बना बेटा, इंटरेस्टेड लिखा है ना, उसमें से एरो बना करके उसको अलॉटेड लिख दे, और फॉरमैन में एरो बना करके लिख दे कि इसको मैनेजर बोलते हैं। वो थोड़ा सा टफ लैंग्वेज लिख दी उसने, इंटरेस्टेड का मतलब अलॉटेड और फॉरमैन का मतलब मैनेजर। मतलब के हर मैनेजर अपने अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन पे फोकस करेगा जो उसको अलॉट किए गए हैं। और जनरली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में 8 मैनेजर्स होते हैं, वो 8 में फंक्शनल और ये सब अलग अलग। और उसके बाद वॉच ऑल द वर्कर्स परफॉर्मेंस, मतलब ये क्या करेगा, सुपरवाइज करने का काम करेगा। क्लियर हुआ क्या दोस्तों। तो और उसके बाद ये फैक्ट्री मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो दे रखी है कि 8 कौन कौन से फॉरमैन होते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। पहले ये बताओ क्या आपको बेसिक थीम समझ में आ गई क्या। अगर बेसिक थीम समझ में आ गई हो तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा हलवा आ गया फोन। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हलवा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये चैप्टर छोड़ो, आगे चैप्टर तो इससे भी सिंपल है। उसमें प्लानिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग वो इतना सिंपल है, आप बोलोगे हाँ हाँ अचीव कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन का गोल, बार बार एक ही चीज बोलता है वो, तो सिंपल है। ठीक है, बस आपके आंसर राइटिंग करवाने का मेरा मेन जिम्मा रहेगा, जो अगर मैंने करवा दी तो आपके 100 में से 100 आ जाएंगे। लेके आ जाना यार, मजे आएंगे कि अपनी बैच में से 100 में से 100 आ रहे हैं, मजे आ जाएंगे। नहीं फिर तो केस बन जाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय।